खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। दिल्ली की इस ठंडे मौसम में आज हम एक गर्मा गर्म मुद्दे पर बात करेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। एआई क्या है, एआई का सूरत हाल इस समय क्या चल रहा है, आगे इसका मुस्तकबिल क्या है। इस पूरे बिजनेस में एक अगर हम ग्लोबल स्केल पर देखें तो कितना जोखिम है, कितना मुनाफा है, सरमायागारी इसमें इतनी ज़्यादा हो रही है और ये हम सब के जीवन के हर पहलू पे कैसे असर डाल रहा है, कितनी तेज़ी से असर डाल रहा है, ये सारी बातें होंगी मसरूफ़ ज़माने के इस एपिसोड में। तो अंत तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ साकेत वर्मा। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एआई हमारे जीवन में पूरी तरीके से सेंध लगा चुका है। तो एआई क्या है? एआई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ है। ये इस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से और एआई के किस पार्ट को देख रहे हैं। इसलिए जानना ये भी ज़रूरी है एआई को हम कैसे डिफाइन करें और हम एआई को अगर हम खोल दें इस पूरे इंडस्ट्री को, जो इसकी वैल्यू चेन है, तो इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होंगे और उनकी क्या एनालिसिस है। तो सबसे पहले तो एआई ने जो सबसे बड़ा काम करा है एज अ कंज्यूमर हम लोगों के लिए, जो एक अगर आम आदमी के मैं उससे कहूँ तो उसने नॉलेज को और कॉग्निशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। इल्म को और इदराक को उसने डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो अगर मैं इसको नॉलेज प्लस कॉग्निशन को एक शॉर्ट फॉर्म कर दूं, नॉग्निशन कर दूं, तो उसने ये सबको दे दिया है। क्योंकि अभी तक हम गूगल पर क्वेरी करके जानना चाहते थे कि वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या डेटा है। तो अगर मैं पूछता था कि बुखार क्या है, तो वो सारे लिंक्स हमें दे देता था गूगल, बुखार से रिलेटेड जो लोगों ने अपलोड करे हैं। मगर अब अगर मैं गूगल जेमिनी पर ये पूछता हूँ एज अ एग्जाम्पल कि बुखार क्या है, तो वो मुझको एक कस्टमाइज्ड आंसर देता है। मतलब उसके पास रीजनिंग भी आ गई है, उसके पास कॉग्निशन भी आ गया है, उसके पास सेंसिटिविटी भी आ गई है, उसके पास कुछ हद तक एक अवेयरनेस भी आ गई है, कंटेक्स्ट की अवेयरनेस तो आ ही गई है। तो ये एक तरह से जनरेटिव एआई है जो जानने और समझने में हमारी मदद करता है। दूसरी ओर जिसको अब हम एजेंटिक एआई कहते हैं, उसके अंदर एक स्टेप्स फॉलो करने की, बताए हुए रास्ते और स्टेप्स फॉलो करने का शऊर आ गया है और वो चॉइस भी करता है बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा एंड पैरामीटर्स। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री और जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो इस एजेंटिक एआई से के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, अभी देख रही हैं, इसको सोच समझ रही हैं कि इससे वो कितना ज़्यादा लीवरेज करके अपना बिजनेस बढ़ा सकती हैं और अपने कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को क्या क्या सहूलियतें दे सकती हैं। तो ये अभी जो सूरत हाल है आज का, अगर हम देखें तो वो जनरेटिव एआई है जो आम लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से टच कर चुका है। और दूसरा एक एजेंटिक एआई है जो इंडस्ट्री है वो अपने प्रोसेसेस में ट्राई कर रही है और कहीं ना कहीं ये भी अब हमको टच करने लगा है। जो दो खास बातें हैं जो एआई को इतना अहम बनाती हैं, वो पहले तो है जो पैमाना सरमायाकारी का है, जो इन्वेस्टमेंट का स्केल है एआई में, वो अब तक शायद हिस्ट्री में कभी भी किसी इंडस्ट्री में नहीं हुआ होगा। अगर आप सिर्फ 2025 में देखें और सिर्फ हाइपर स्केलर्स का इन्वेस्टमेंट देखें तो वो $300 बिलियन से ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जो एआई की एक तरह से अगर मैं कहूँ कि हंगामी खलल डालने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। जो एक डिसरप्टिव कैपेबिलिटी एआई की है, जो जितना डिसरप्शन वो ला रही है एंटरप्राइज के लेवल पर भी और कंज्यूमर के लेवल पर भी, शायद इतना आईटी इंडस्ट्री में बहुत ही कम हुआ है। तो अगर हम देखें तो तारीख में, इंसानी तारीख में, बिजली ने, इलेक्ट्रिसिटी ने जो डिसरप्शन लाया था हमारी ज़िंदगी में, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री एक और इंडस्ट्री आई जिसने कि बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को, हर पहलू को डिसरप्ट करा। उसमें वो एक तरह से अच्छी और बुनियादी चेंज और फर्क लाई। तो आइए बात करते हैं एआई की वैल्यू चेन के 5 अहम पार्ट्स की। सबसे पहले 5 लेयर्स हैं एआई में। उसका सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर।
इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बेसिकली चिप और प्रोसेसर लेयर है, जिसमें कि एनवीडिया कंपनी ने बिल्कुल नियर मोनोपली 80% प्लस बनाई हुई है। 80% से ज़्यादा मोनोपली एक चिप कंपनी की है, जिसके ऊपर बाकी लेयर्स बनती हैं एआई से वाबस्ता। अब ये पहली बार शायद हो रहा है, अगर मैं कहूँ तो सन 60-70 के दशक के बाद, जबकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर या चिप कंपनी का इतना ज़्यादा मोनोपली ही नहीं है, पूरा इकोसिस्टम पे एक तरह का कब्जा है। शायद आखिरी बार ये मेन फ्रेम के समय में हुआ था 60s-70s में, जब IBM का मेन फ्रेम सिस्टम 360 आया था, जब एक हार्डवेयर कंपनी ने इतना ज़्यादा डोमिनेंस रखा था पूरे IT इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के ऊपर। प्रॉफिट्स भी सारे उसी के पास जा रहे थे और बाकी भी सारे प्लेयर्स और कस्टमर्स को उनके ही प्लेटफॉर्म के आगे झुकना पड़ता था। उसके बाद शायद माइक्रोसॉफ्ट इंटेल का भी जो विंटेल कॉम्बिनेशन था, उसने काफ़ी हद तक डोमिनेंस बनाया, मगर रेगुलेशन ने कई जगह उनको परास्त भी करा। बट एनवीडिया का जो इस समय लास्ट 12 से 24 महीने में जो डोमिनेंस रहा है, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है लास्ट 40-50 साल का। तो एनवीडिया के साथ बहुत ही क्लियरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, वो एक मेन लेयर बन गई है एआई की, क्योंकि वो उन्हीं के पास वो चिप्स हैं जो कि उस हॉर्स पावर पर काम कर रही हैं और वो ट्यून्ड हैं एआई को लेकर के। सो ये भी एक अपने आप में आईटी इंडस्ट्री के अगर आप नुक्ते नज़र से देखें तो ये कम हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बाकी सारे इकोसिस्टम को और बिजनेस को और प्रॉफिट पूल्स को ड्राइव कर रही है, जिस हद तक इस समय एनवीडिया कर रहा है। उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आती है वो हाइपर स्केलर्स की है, जिसमें कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, ये 3 हाइपर स्केलर्स जो अपने आप में 60-70% मार्केट को कैप्चर करते हैं, ये एनवीडिया की ही चिप्स के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और एआई की सर्विसेज इनके थ्रू डिलीवर हो रही हैं। तो इनका जो आर्किटेक्चरल चोक पॉइंट कहा जाता है इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी चीज़ें क्लाउड के थ्रू होंगी डिलीवर, वो ज़्यादातर इन्हीं 3 हाइपर स्केलर्स का दखल उसमें रहेगा और चांसेस हैं कि वो इनके ही चोक पॉइंट के थ्रू कस्टमर को डिलीवर होगी। तो इनके पास कस्टमर की रिलेशनशिप भी है, चैनल भी है और एक डिलीवरी मैकेनिज्म भी है, जो कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग है। तीसरा अगर हम लेयर देखें इसके ऊपर, तो वो लेयर आता है जिसकी बात हम लोग बहुत करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे जहन में बात रहती है, और वो है जो एआई के जो मॉडल्स बनाती हैं, LLMs वगैरह, जैसे कि ओपन एआई या परप्लेक्सिटी। इनके साथ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है और वो है कैश बर्न पैराडॉक्स। ये वो कंपनियां हैं जो कि इस पूरे वैल्यू चेन में बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि यही वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs बना रही हैं और उन मॉडल्स को डेटा पे ट्रेन कर रही हैं और इनोवेशन कर रही हैं, मगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है या इनकी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी अभी नज़र नहीं आ रहा है एनालिस्ट को, जो हमारे इंडस्ट्री के वॉचर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी उतना ज़्यादा नहीं कॉन्फिडेंस आया है। उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि इनका जो कैश बर्न है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये पैसा अपना कंज्यूम करती हैं, बिकॉज इनको इनके जो भी खर्चे हैं उस हिसाब से, उस स्पीड से इनका रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है। तो इनका एक अलग तरह का हमने देखा कि इनको एक चैलेंज इनके सामने। इसके ऊपर अगर हम आए तो जो नेक्स्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन और एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जहां लोग इन कंपनीज के मॉडल्स को लेकर बड़ी ही स्पेसिफिक टारगेटेड एप्लीकेशंस बना रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि लीगल एप्लीकेशंस हो गई, हेल्थ केयर में हो गई, मैन्युफैक्चरिंग में हो गई, अलग अलग और इंडस्ट्रीज में हो गई, जिससे कि फिर रेवेन्यू आएगा। और यहाँ पर हिंदुस्तान की जो हमारी सर्विसेज कंपनीज हैं, इनका भी काफ़ी ज़्यादा उसमें दखल है और ये उस लेयर पे काम कर रही हैं। और आखिरी में अगर हम देखें तो आते हैं हमारे कंज्यूमर्स, हम लोग और जो इंडस्ट्री के कंज्यूमर हैं, एंटरप्राइज लेवल के, जो इस वैल्यू को कंज्यूम कर रहे हैं। अभी तक अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर हैं उनको काफ़ी फ्री वर्जन्स भी दिए जा रहे हैं। जब हम ChatGPT का फ्री वर्जन यूज़ करते हैं या परप्लेक्सिटी का या किसी भी और का आगे करेंगे या करते हैं, तो वो जो हम क्वेरीज हैं तो उसमें हमको वैल्यू तो मिल रही है पूरी, हमें मुनाफा पूरा मिल रहा है एज अ कंज्यूमर, उपभोक्ता की तरह, मगर हम उसका कुछ कॉस्ट नहीं बियर कर रहे हैं। तो
तो कहीं ना कहीं ये फंडिंग हो रही है, कहीं पर तो सरमायाकारी हो रही है जो इस वैल्यू को फंड कर रहा है कि जब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस सौरमंडल में कितने जो हमारे तारे चांद तारे हैं उनका कितना डायमीटर है, उनका कितना रेडियस है और वो कितनी दूर हैं और कैसे चल रहे हैं, और ये पूरा साइंस का एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलता है, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, या मैं संगीत और नृत्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, वो सारे क्वेश्चन अगर हमें यकायक मिल रहे हैं तो इसकी कॉस्ट, इस नॉलेज की कॉस्ट, इस कॉग्निशन की कॉस्ट जो इमीडिएटली अवेलेबल है, कौन बियर कर रहा है। तो ये 5 जो लेयर्स थी इनको समझना, और हर लेयर पर क्या जोखिम है, क्या फायदा है, वो इक्वेशन कॉस्ट बेनिफिट का क्या है और आगे का क्या डायरेक्शन जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इनमें से जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैं उनके जो शेयर प्राइस ऊपर और नीचे जा रहे हैं, वहां पर एज अ स्टॉक होल्डर क्या जोखिम है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि एआई, ये जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग पूरे चेन के, अलग अलग जो लेयर्स हैं, इनमें जो कंपनीज हैं, इनका आगे मुस्तकबिल क्या है। तो इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर रिस्क भी बढ़ जाती है, रिस्क बिजनेस में भी बढ़ती है और स्टॉक मार्केट में भी बढ़ती है, क्योंकि ये सारी कंपनीज लिस्टेड हैं ज़्यादातर। तो मुनाफा कमाने में और मुनाफाखोरी में, इन दोनों के बीच के जो दरमियान में जो फासला है वो अगर कम हो जाए और ख़त्म हो जाए तो ये हिचियाँ सिसकियों में ही बदलती हैं।